हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम कृतार्थ एंड ये आपका थर्ड पार्ट है चैप्टर 8 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड का, विच इज फ्रॉम बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा रोडवेज तक एंड सेकंड पार्ट में हमने रेलवेज के बारे में जाना, उसमें हमने ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज को कवर किया। तो आज के थर्ड पार्ट में हम करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट को कवर। इसमें हम पढ़ेंगे इनलैंड रूट्स को, ओशियानिक रूट्स को, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट्स हैं जितने सारे, तो सारे वाटर ट्रांसपोर्ट के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सब कवर करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एज इट मोटिवेट्स अस टू मेक कंटेंट फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के थर्ड पार्ट को। Now we have finished railways. Now we comes to water transport. So point number one, it does not require road construction. Water transport में जैसे रोड करने के लिए आपको रोड्स बनानी पड़ती हैं और रेलवेज को बनाने के यूज करने के लिए आपको रेलवे ट्रैक्स की जरूरत पड़ती है, बट वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए आपको कोई भी रूट नहीं बनाना पड़ता क्योंकि इट रन्स ऑन वाटर। वाटर पहले से ही होता है, उसमें बस आपको अपनी शिप्स वगैरह चलानी होती है। सेकंड इज ओशियंस आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो ओशियन वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जहां शिप्स जाती हैं फ्रॉम वन ओशियन टू अनदर। कई सारे सी रूट्स भी होते हैं जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। थर्ड इज पोर्ट फैसिलिटीज एट बोथ एंड्स इज रिक्वायर्ड टू कैरी वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट कैरी ऑन करने के लिए जो प्री रिक्विसाइट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपकी पोर्ट फैसिलिटीज दोनों एंड्स पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पोर्ट पे आपकी जो पोर्ट फैसिलिटीज हो, पोर्ट फैसिलिटीज आपकी आती है लोडिंग, अनलोडिंग, डॉकिंग, जितने डॉकयार्ड्स वगैरह में जितना सभी काम होता है लोडिंग अनलोडिंग का, ये आपकी पोर्ट फैसिलिटीज आती हैं। तो पोर्ट फैसिलिटीज दोनों एंड्स पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू कैरी आउट वाटर ट्रांसपोर्ट। Next is water transport is cheaper because friction of water is less than that of land. तो वाटर ट्रांसपोर्ट चीपर है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब वो क्यों चीपर है, कई लोगों को तो पहले से पता है और कुछ लोग जिनको नहीं पता है तो ट्वेल्थ में पता चल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसलिए चीपर है क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है पानी का वो कम होता है देन ऑफ लैंड। जो फ्रिक्शन, एक तरह से आप पढ़ा ही होगा आप सबने, तो सिंपली समझ लीजिए कि फ्रिक्शन वाटर का जो होता है वो कम होता है लैंड से, इसीलिए फ्यूल भी कम यूज होता है आपका। नेक्स्ट इज एनर्जी कॉस्ट इज ऑल्सो लोअर, दस इको फ्रेंडली। क्योंकि ये फ्रिक्शन कम होता है पानी का लैंड से, इसलिए जो एनर्जी कॉस्ट होती है वो भी कम आती है, दस इट इज इको फ्रेंडली, मतलब ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन नहीं होता है। लास्ट इज इट इज डिवाइडेड इनटू सी रूट्स एंड इनलैंड वाटरवेज। तो वाटर ट्रांसपोर्ट आपका डिवाइड होता है सी रूट्स और इनलैंड वाटरवेज में। सी रूट्स को भी आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि जो इसमें नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है या केप ऑफ गुड होप सी रूट है वो भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शुरू करते हैं सी रूट्स के साथ। पॉइंट नंबर वन, ओशियंस ऑफर अ हाईवे ट्रेवलेबल इन ऑल डायरेक्शंस विद नो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो अब हाईवे, यहाँ पर रोड वाली बात नहीं हो रही है, ये आपको एक तरह से अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए आपको बोला गया है कि ओशियंस एक हाईवे ऑफर करते हैं विच इज ट्रेवलेबल इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब ओशियंस से जो शिप्स होती हैं वो सारे डायरेक्शंस में जा सकती हैं विद नो मेंटेनेंस कॉस्ट। हाईवे अगर हो आपका तो उसमें मेंटेन करने के लिए आपको कॉस्ट लगती है, बट क्योंकि पानी पर ही चलना है इसलिए इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगती है। सेकंड इज सी रूट्स इज चीपर मींस ऑफ हॉलेज ऑफ बल्की मटेरियल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अदर। तो सी रूट्स की अगर हम बात करें तो सबसे सस्ता है मींस ऑफ हॉलेज। हॉलेज का मतलब होता है कि बल्क में गुड्स को ट्रांसफर करना, तो चीपर मींस ऑफ हॉलेज है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अदर। नेक्स्ट इज मॉडर्न कार्गोज आर हाईली सोफिस्टिकेटेड विद रेडार्स, नेविगेशन, रेफ्रिजरेशन। ये आपके एक तरह से मॉडर्न डेवलपमेंट्स आए हैं जो कि आपके आए हैं शिप्स में, कि अब शिप्स में रेडार्स वगैरह हों या इमरजेंसी सिग्नल्स हों, ये सब काफी अच्छे डेवलप हो गए। नेविगेशन की फैसिलिटी हो जो डायरेक्शन शिप्स को बताता हो, एंड रेफ्रिजरेशन की अगर हम बात करें तो कई शिप्स क्या होती हैं वो सी फूड लाइक क्रैब्स हो या फिशेस हो, इनको पकड़ कर लाती हैं ओशियन से या फिर समुद्र वगैरह से, तो उनको डायरेक्टली रखने के लिए रेफ्रिजरेशन की टेक्निक यूज होती है ताकि जब वो पहुंचे अपने एग्जैक्ट मार्केट में तो फ्रेश रहे। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कंटेनर्स हैज मेड कार्गो हैंडलिंग इजियर एट पोर्ट्स। तो जो कंटेनर्स का यूज अब होने लगा है, इट हैज मेड कार्गो हैंडलिंग इजियर एट पोर्ट्स। कंटेनर्स का मतलब है कि आगे आने वाले चैप्टर में आप कंटेनर पोर्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। कंटेनर्स का मतलब है कि पहले क्या होता था कि शिप्स में नॉर्मल छोटे छोटे एक तरह से कंपार्टमेंट होते थे जिनमें आपके गुड्स को लोड किया जाता था, बट अब शिप्स में ही आपके कंटेनर्स बनाए जाने लग गए। कंटेनर्स इन द सेंस कि अगर आपको ऑयल अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम ईरान टू इंडिया, तो आपको
आपको वो कंटेनर में आएगा। कंटेनर लाइक आपने अपने रोड्स में घर के आगे कभी देखा होगा कि पेट्रोल पंप में जो ऑयल लोडिंग के लिए एक टैंकर आता है, वो एक कंटेनर ही होता है आपका। एक ट्रक में आपका जो कंटेनर लगा होता है उसमें आपका पूरा पेट्रोलियम होता है। तो वैसे ही कंटेनर्स आपके शिप्स में भी होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनमें बैरल्स ऑफ ऑयल आपका आता है। तो यूज ऑफ या दूसरी कमोडिटीज आती हैं, तो यूज ऑफ कंटेनर्स हैज मेड कार्गो हैंडलिंग इजियर एट पोर्ट्स। वरना पहले क्या होता था कि इस तरह से, अब क्या होता है कि कंटेनर्स को डायरेक्टली अनलोड कर लिया जाता है शिप से, पहले के बजाय। पहले क्या होता था कि वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में आते थे और ह्यूमन लेबर के थ्रू उन्हें पोर्ट में उतारा जाता था। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब हम डिफरेंट सी रूट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका सी रूट है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत पूछा गया है। पॉइंट नंबर 1, लिंक्स नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए टू नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स। तो पिछले किसी चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था कि नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए हो और या नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हो, ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स हैं और ये आपको बुक में कई जगह मेंशन मिलेंगे। ये आपका मेंशन यहाँ पर भी है कि जो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है ये आपका लिंक करता है नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए को, जो कि एक इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया है, टू नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, वो भी एक जो मतलब नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है वो भी एक इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन है। सेकंड इज फॉरेन ट्रेड इज ग्रेटर ओवर दिस रूट। About 1/4 of the world's foreign trade moves across this route। तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट में आपका फॉरेन ट्रेड काफी ज्यादा होता है। फॉरेन ट्रेड इन द सेंस वन कंट्री टू अदर। आप इस फैक्ट से समझ सकते हैं कि 1/4 जो वर्ल्ड का एक तरह से 25% फॉरेन ट्रेड है वो इसी रूट से होकर गुजरता है। नेक्स्ट इज बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड, क्योंकि 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेन ट्रेड इस रूट से चलता है, तो इसीलिए ये बिजिएस्ट सी रूट है वर्ल्ड में। तो 1 मार्क में अगर पूछा जाए कि विच इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड, तो आपको बोलना है, कुछ नहीं देखना, आपको पता है कि मैंने पढ़ा रखा है आपको, तो आपको बता देना है कि बिजिएस्ट सी रूट आपका है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ऑल्सो कॉल्ड बिग ट्रंक रूट। तो कई बार सीबीएसई थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए आपसे ऐसे पूछ देगा कि व्हाट इज बिग ट्रंक रूट, हाउ इज इट इंपॉर्टेंट, या फिर मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बिग ट्रंक रूट इज सेम एज नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। लास्ट पॉइंट इज कोस्ट्स हैव एडवांस पोर्ट्स एंड हार्बर फैसिलिटीज। तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट्स में जितने कोस्ट्स आते हैं या पोर्ट्स आते हैं उनके पास काफी एडवांस पोर्ट और हार्बर फैसिलिटीज है। वो इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेड इसी रूट से होकर गुजरता है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो पोर्ट्स और हार्बर इस सी रूट के बीच में आते हैं वो काफी ज्यादा डेवलप्ड हैं। Next is Mediterranean Indian Ocean Sea Route. Point number 1, it connects West Europe with Africa and Asia. तो जो आपका Mediterranean Indian Ocean Sea Route है वो आपका लिंक करता है इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न यूरोप को with Africa and Asia. Point number 2, it passes through heart of the old world and serves the highest number of countries. हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बताएंगे ओल्ड वर्ल्ड क्या होता है। तो वर्ल्ड में दो ऐसे कंसेप्ट हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं जिन्हें आप ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड कहते हैं। ओल्ड वर्ल्ड में आपके अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ओल्ड वर्ल्ड जो है इस टर्म आपका रेफर करता है एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका को। ओल्ड वर्ल्ड इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका डिस्कवर नहीं किया गया था जब इसे ओल्ड वर्ल्ड कहते थे। ओल्ड वर्ल्ड तब नहीं कहा जाता था, मतलब इसे नॉर्मली 3 कॉन्टिनेंट्स पहले लोगों को एक तरह से पता थे, विच आर यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। ये 3 ही कॉन्टिनेंट्स वर्ल्ड को पता थे। बट जब लेटर ऑन अमेरिका डिस्कवर हुआ, चाहे वो आपका नॉर्थ अमेरिका हो, सेंट्रल अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, उसको न्यू वर्ल्ड कहा जाने लगा क्योंकि वो बाद में डिस्कवर हुआ, इसलिए न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड कहा गया है। ओल्ड वर्ल्ड आपका यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, इन 3 कॉन्टिनेंट्स को कहा गया है, और जो न्यू वर्ल्ड है आपका वो अमेरिकास को कहा गया है। तो ये जो सी रूट है ये पास होता है आपका हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, मतलब अफ्रीका, एशिया और यूरोप के जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, वैसे ही जो ये मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट है ये हार्ट से गुजरता है ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड मींस इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, और ये सर्व करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज को। सबसे ज्यादा कंट्रीज को कोई सी रूट सर्व करता है तो यही सी रूट सर्व करता है। Point number 3, volume of trade between East and West Africa is on increase due to development of resources like gold and diamond। तो इस सी रूट के बारे में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका वो अब बढ़ता जा रहा है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज लाइक गोल्ड एंड डायमंड। अफ्रीका इन सब चीजों में, गोल्ड, डायमंड और माइनिंग एक्टिविटीज में काफी ज्यादा रिच है स्टार्टिंग से ही, इसीलिए यूरोपियंस ने भी वहाँ काफी एक तरह से अपना रूल स्टेब्लिश करना चाहा। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो आज प्रेजेंट डे में ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका के बीच में वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं क्योंकि वहाँ इस कॉन्टिनेंट में रिसोर्सेज का काफी ज्यादा डेवलपमेंट है।
नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। तो जो हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड से गुजरता है, वहाँ के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं आपके सिंगापुर, कराची एंड कोलंबो। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। लास्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस देन केप ऑफ गुड होप सी रूट। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल, जब सुएज कैनाल कंस्ट्रक्ट हुई 1869 में, उसने टाइम कम कर दिया और डिस्टेंस मतलब टाइम एंड डिस्टेंस कम कर दी देन केप ऑफ गुड होप सी रूट। नेक्स्ट इज केप ऑफ गुड होप सी रूट। पॉइंट नंबर 1, इट लाइज अक्रॉस अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन के अक्रॉस लाई करता है। पॉइंट नंबर 2, इट कनेक्ट्स वेस्ट यूरोपियन एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज विद साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में स्पेसिफिकली 2-3 कंट्रीज ऐसी हैं लाइक ब्राजील एंड अर्जेंटीना। थर्ड इज लेस ट्रैफिक ड्यू टू लिमिटेड डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में हमने आपका उसमें भी पढ़ा था ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज में सॉरी, कि साउथ अमेरिका में रेलवे इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, इसीलिए क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट किसी भी चीज का इतना ज्यादा नहीं है और पॉपुलेशन इज ऑल्सो लिमिटेड, इसीलिए जो केप ऑफ गुड होप सी रूट है उस पर भी अब ट्रैफिक काफी कम होने लगा है, क्योंकि साउथ अमेरिका में लिमिटेड डेवलपमेंट है और पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं है। Last point is little traffic on this route as South America and Africa have similar product and resources. तो गोल्ड, डायमंड और दूसरे मिनरल्स की अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही हैं, इसीलिए ट्रैफिक कम होने का ये भी एक रीजन है, क्योंकि रिसोर्सेज अगर सिमिलर होंगे तो वो एक्सचेंज नहीं करेंगे। अगर डायमंड साउथ अमेरिका के पास ऑलरेडी अवेलेबल तो अफ्रीका से वो ट्रेड नहीं करेगा ना, क्योंकि दोनों के पास अवेलेबल है, इसीलिए इस पे लिटिल ट्रैफिक है। नेक्स्ट is North Pacific Sea Route. So point number 1, it links ports on the west of North America with those of Asia. तो North Pacific Sea Route आपका कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका के पोर्ट्स को एशिया के पोर्ट से। अमेरिकन पोर्ट्स आप देख लीजिए, एग्जांपल वैनकूवर, सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजलिस। और एशियन पोर्ट्स आर योकोहामा जो कि आपका जापान में है, शंघाई इन चाइना एंड सिंगापुर, ये आपके एशियन पोर्ट्स हैं। और पॉइंट नंबर 2 में आपके अमेरिकन पोर्ट्स थे। तो नॉर्थ पैसिफिक सी रूट आपका लिंक करता है नॉर्थ अमेरिका के पोर्ट्स को एशिया के पोर्ट से। नेक्स्ट है साउथ पैसिफिक सी रूट। सो साउथ पैसिफिक सी रूट आपका कनेक्ट करता है वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। सेकंड इज इट इज यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग टू इंडोनेशिया, हांगकांग एटसेट्रा। थर्ड इज होनोलुलु इज इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन दिस रूट। और अगर इस रूट के बारे में लिखने को आए तो होनोलुलु स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है साउथ पैसिफिक सी रूट पे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कोस्टल शिपिंग। सो कोस्टल शिपिंग के क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 में इसकी डेफिनेशन है कि कोस्टल शिपिंग इज द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कार्गो फ्रॉम वन कोस्ट टू अदर। तो कोस्टल शिपिंग में क्या होता है कि आपके जो गुड्स होते हैं वो कार्गो में, कार्गो मतलब इन द फॉर्म ऑफ मतलब शिप्स के द्वारा एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट में मूव किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, इट इज कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विद लॉन्ग कोस्ट लाइन्स। तो कोस्टल शिपिंग एक बहुत अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उन कंट्रीज के लिए जिनकी कोस्ट लाइन्स काफी लंबी है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की कोस्ट लाइन काफी लंबी है, इसलिए कोस्टल शिपिंग इंडिया के लिए भी काफी कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। थर्ड इज शेंजन स्टेट्स इन यूरोप आर सुटेबली प्रेफर्ड फॉर कोस्टल शिपिंग। तो जो स्केंजन स्टेट्स हैं यूरोप में, स्केंजन स्टेट्स मतलब एक ग्रुप है कुछ कंट्रीज का, दे आर सुटेबली प्रेफर्ड फॉर कोस्टल शिपिंग। तो वहाँ कोस्टल शिपिंग बहुत प्रेफर की जाती है क्योंकि वहाँ की कोस्ट लाइन काफी लंबी है। लास्ट पॉइंट इन कोस्टल शिपिंग इज इट कैन रिड्यूस कंजेशन ऑन लैंड रूट्स। तो कोस्टल शिपिंग का ये एक बेनिफिट है कि इट कैन रिड्यूस कंजेशन ऑन लैंड रूट्स, क्योंकि लैंड रूट्स के थ्रू अगर कोई गुड्स वगैरह कैरी होते हैं तो अगर वो कोस्टल शिपिंग के द्वारा हों तो लैंड पे ट्रैफिक आपका कम होगा। नेक्स्ट आपकी आती है शिपिंग कैनाल्स, जो फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिपिंग कैनाल्स आपकी वो कैनाल्स होती हैं जो गुड्स को शिप करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो इसका पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। सुएज एंड पनामा आर टू मैन मेड नेविगेशन कैनाल्स। ये एक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सुएज और पनामा के बारे में आपसे ऐसा पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकता है कि राइट अबाउट टू मैन मेड नेविगेशन कैनाल्स। तो टू मैन मेड नेविगेशन कैनाल्स आपकी कौन सी हैं? सुएज एंड पनामा। सेकंड इज सर्व्स एज गेटवेज ऑफ कॉमर्स फॉर बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड्स। यहाँ पर बात हो रही है आपकी सुएज एंड पनामा कैनाल की, तो गेटवेज की तरह सर्व करते हैं फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। ईस्टर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो जैसे इंडिया ईस्टर्न वर्ल्ड में आता है और वेस्टर्न कंट्रीज आपकी हुई अमेरिका, यूरोप, ये सब।
सबसे पहली मैनमेड नेविगेशन कैनाल आपकी है सुएज कैनाल। इसका मैप भी मैंने प्रोवाइड किया है क्योंकि कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। चिंता मत करिए, इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं बनेगा, आपको सिंपल ये मैप दिया जाएगा। और कई बार सीबीएसई पोर्ट सेड और पोर्ट सुएज को हटा देता है, बट कुछ सेंटर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। लाइक दिस इज इस्माइलिया, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये सुएज कैनाल के मैप में था, एंड सालहिया। तो ऐसे दो सेंटर जिनके नाम आपको आसानी से लर्न हो जाए, वो आप हर मतलब जो सुएज कैनाल और पनामा कैनाल बेसिकली दो के ही मैप दिए हैं, तो इनमें आप लर्न कर लीजिएगा। वैसे मोस्टली क्या होता है कि पोर्ट सेड और पोर्ट सुएज जो होता है वो आपको गिवन ही होता है। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1869 इन इजिप्ट बिटवीन पोर्ट सेड इन द नॉर्थ, ये आपका पोर्ट सेड है नॉर्थ में, टू पोर्ट सुएज इन द साउथ, जो पोर्ट सुएज है आपका इन द साउथ। ये कंस्ट्रक्ट की गई थी 1869 में पोर्ट सेड से पोर्ट सुएज तक। सेकंड इज इट लिंक्स मेडिटेरेनियन सी विद रेड सी, ये एक इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं जितने इस स्लाइड में मेंशन हैं। थर्ड इज इट इज a sea level canal and it is 160 kilometer deep, 160 kilometer in length and 11 to 15 meter deep। तो ये सी लेवल कैनाल है, 160 किलोमीटर इसकी लेंथ है, एंड इट इज 11 टू 15 मीटर डीप। ये सब चीजें आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट इज गिव्स यूरोप अ न्यू वे टू इंडियन ओशन। तो सुएज कैनाल यूरोप को एक नया वे प्रोवाइड करता है टू इंडियन ओशन, जो कि पहले जो केप ऑफ गुड होप सी रूट से लोग ट्रैवल करते थे, उससे काफी कम टाइम में ट्रैवल पास हो जाते हैं लोग। Next is reduces direct sea route distance between Liverpool and Colombo compared to the Cape of Good Hope sea route। तो वही बात है, पहले जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आते थे तो वो केप ऑफ गुड होप सी रूट से आते थे, क्योंकि लिवरपूल जो आपका ब्रिटेन में है, कॉटन टेक्सटाइल का भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, उसको ये लिंक करता था कोलंबो से आपका सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल जब आपकी कंस्ट्रक्ट हुई तो लिवरपूल एंड कोलंबो का जो डायरेक्ट सी रूट डिस्टेंस था वो काफी कम हो गया और कम टाइम में ब्रिटिशर्स ट्रेवल करने लगे एज कंपेयर टू केप ऑफ गुड होप सी रूट, जहां ज्यादा टाइम लग जाता था। नेक्स्ट इज हैवी टोल्स आर इम्पोज्ड फॉर पासिंग थ्रू दिस रूट। तो सुएज कैनाल से पास होने के लिए काफी ज्यादा टोल्स या फिर आप टैक्स कहें, काफी ज्यादा टैक्स लगता है जो पास होते हैं उन शिप्स पर। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि उन गुड्स को जो मतलब काफी लंबे समय तक रह सकते हैं, जो नॉन पेरिशेबल गुड्स आप कहें, वो नॉर्मल सी रूट से ही जाते हैं, जो आपका केप ऑफ गुड होप सी रूट है। Next and the last point is about 100 ships travel daily from this route। सुएज कैनाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस में आप एक तरह से ट्रेवल करवा देता है ये लोगों को, और जो मॉडर्न डे की नीड है वो है टाइम सेविंग की, समय जितना ज्यादा से ज्यादा बच सके। तो इसीलिए अबाउट 100 शिप्स डेली ट्रेवल करते हैं इस रूट से। नेक्स्ट मैनमेड नेविगेशन कैनाल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपकी पैनामा कैनाल। सो पैनामा कैनाल का पॉइंट नंबर 1 है, इट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। जितने भी पॉइंट्स इसमें मैंने बताए हैं वो सब आपको लर्न करने हैं। तो अटलांटिक ओशन जो कि आपका ईस्ट में है, उसको लिंक करता है ये पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट से। सेकंड इज इट वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस पनामा इस्थमस बाय यूएस गवर्नमेंट। तो पनामा एक कंट्री है, इस्थमस पहले क्या था कि पनामा यूएस के कंट्रोल में ही थी, इसलिए पनामा इस्थमस के अक्रॉस इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। अब इस्थमस क्या होता है, सबके दिमाग में सवाल आया होगा, तो उसके लिए नीचे मैंने एक डायग्राम दिया है आपको। इस्थमस आपका एक नॉर्मली अगर हम जनरली ज्योग्राफी के टर्म्स में बात करें, सो इट इज अ नैरो पीस ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स टू लार्ज एरियाज क्रॉस वाटर बॉडीज। मतलब दोनों तरफ वाटर होता है, मतलब वाटर दोनों तरफ होता है, और ये दो अलग अलग लैंड मासेस को कनेक्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज एन इस्थमस, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो दो बड़े लार्जर लैंड्स को कनेक्ट कर रहा है। इस लैंड को, ये जो बड़े लैंड है इनको कनेक्ट कर रहा है विद वाटर ऑन ईच साइड, तो ये आपका इस्थमस होता है। सो पैनामा कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस पनामा इस्थमस बाय यूएस गवर्नमेंट। Third is it is 72 kilometer long canal. It involves 12 meter deep cutting। तो जो इस पॉइंट में मैंने आपको बताया कि 72 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है और 12 मीटर डीप कटिंग इन्वॉल्व करती है, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट इज शॉर्टन्स डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को बाय 13,000 किलोमीटर बाय सी। तो पैनामा कैनाल के कंस्ट्रक्शन से जो न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को था उसकी डिस्टेंस कम हो गई है बाय 13,000 किलोमीटर थ्रू सी। Next is vital for the economies of Latin America. So Panama Canal is very important for the economies of Latin America. एंड द लास्ट पॉइंट इज इट हैज 6 लॉक सिस्टम। तो इस कैनाल में लॉक्स काफी ज्यादा हैं। लॉक्स फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, लॉक्स ये वाला लॉक है, पेट्रोमिक्विट लॉक है, मिरार फ्लोर्स लॉक है। तो इस कैनाल में लॉक्स काफी ज्यादा हैं। इट हैज 6 लॉक सिस्टम। तो आई होप आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो, एग्जाम में लिखने को आए तो आपको ये लिखने पड़ेंगे।
वाटर ट्रांसपोर्ट आपका डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज सी रूट्स, जिसको अब हम पढ़ चुके हैं। सेकंड आपका आता है इनलैंड वाटरवेज। सो इनलैंड वाटरवेज क्या होता है ये आप सब जानते होंगे, और नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। इनलैंड वाटरवेज इज अ नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, कैनाल्स एंड बैक वाटर्स, जिसके जो आपका लैंड ट्रांसपोर्ट को सप्लीमेंट करता है। पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज आर इंपॉर्टेंट वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवेज के ये इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं, रिवर्स हो, कैनाल्स हो या लेक्स हो। पॉइंट नंबर 2, बोट्स एंड स्टीमर्स आर यूज्ड फॉर कार्गो एंड पैसेंजर्स। इनलैंड वाटरवेज की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें बोट्स और स्टीमर्स जो होते हैं वो कार्गो ट्रांसपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज इज डिपेंडेंट ऑन, फर्स्ट इज नेविगेबिलिटी, कि रिवर आपकी कितनी नेविगेबल है। पॉइंट नंबर 2, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ चैनल, की जो रिवर चैनल है वो उसकी विड्थ एंड डेप्थ कितनी है। थर्ड इज कंटिन्यूटी इन वाटर फ्लो, क्या वाटर फ्लो में कितनी कंटिन्यूटी है, क्या वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इन यूज, कि क्या टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। तो इन फैक्टर्स पे आपका इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हैवी कार्गो लाइक कोल, सीमेंट, टिम्बर एंड ओर्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू इनलैंड वाटरवेज। तो हैवी कार्गो जितने होते हैं, कोल, सीमेंट, टिम्बर या ओर्स, ये इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और इसीलिए इनलैंड वाटरवेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सप्लीमेंट्री चैनल बना देता है कि आप रोडवेज के थ्रू ना यूज करके आप इनलैंड वाटरवेज को यूज करें, जिससे रोड्स पे आपका ट्रैफिक कम होगा। नेक्स्ट इज इट हैज लॉस्ट इंपॉर्टेंस, इट लॉस्ट इंपॉर्टेंस अर्लियर। पहले की बात हो रही है कि पहले इनलैंड वाटरवेज ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी थी बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्रॉम रेलवेज। रेलवेज को एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों था, कि रेलवेज जब आए तो रेलवेज के आने जब आया तो उससे क्या हुआ कि जो पहले कैनाल्स में प्रॉब्लम आती थी कि कई बार क्या होता था कि कैनाल्स वर नॉट ऑल वेदर, कई बार पानी ज्यादा हो जाने की वजह से या फॉगी वेदर होने के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन था गुड्स एंड सर्विसेज का एक तरह से हिंडर हो जाता था। इसीलिए जब रेलवेज आई तो इनलैंड वाटरवेज लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस। लास्ट पॉइंट इज दे आर मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर रिवर इज वाइड, डीप एंड सिल्ट्री। तो इनलैंड वाटर एक मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उन रिवर्स के लिए जो जिनकी विड्थ काफी ज्यादा होती है, जो बहुत ज्यादा डीप होते हैं, एंड द रिवर्स विच आर सिल्ट फ्री। सिल्ट एक तरह से आपकी डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। सिल्ट मतलब रेता, अगर आप नॉर्मल उसमें कहें तो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वाटरवे आपका है राइन वाटरवे। मैप भी इसका गिवन है आपके राइट हैंड साइड में। ये मैप को आप ध्यान में रखिएगा, लर्न भी कर लीजिएगा एक दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स, जिससे अगर एग्जाम में आए तो आपको दिक्कत ना हो बताने में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। क्योंकि कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि विच वाटरवे इज शोन इन दिस पिक्चर, ऐसे आ सकता है। मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, विच टू रीजन्स इट कनेक्ट, इस टाइप क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैप आपको ध्यान में रखना है। तो पॉइंट नंबर 1, राइन फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। तो जो आपकी राइन रिवर है, इट फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। सेकंड इज इट इज नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर फॉर रॉटरडैम इन नीदरलैंड्स टू बेसिन इन स्विट्जरलैंड। तो जो राइन रिवर है वो नेविगेबल आपकी रॉटरडैम से होती है। नेविगेबल का मतलब जहां पर आपकी बोट्स वगैरह चलती है। तो इट इज नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर के लिए नेविगेबल है फ्रॉम रॉटरडैम, जो आप मैप में देख सकते हैं, रॉटरडैम इन नीदरलैंड्स टू बेसल इन स्विट्जरलैंड। तो रॉटरडैम से बेसल तक चलती है आपका राइन वाटरवे की अगर हम बात करें। थर्ड, फ्लोज थ्रू रिच कोलफील्ड बेसिन एंड इट हैज बिकम प्रॉस्पेरस मैन्युफैक्चरिंग एरिया। तो जो आपका राइन वाटरवे है वो आपका पास होता है रिच कोल फील्ड बेसिन से, एंड इट हैज नाउ बिकम प्रॉस्पेरस मैन्युफैक्चरिंग एरिया। क्योंकि राइन वाटरवे एक इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसीलिए अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेरस मैन्युफैक्चरिंग एरिया वो बन चुके हैं जहां जहां से पास होती है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एरिया चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, कोल वगैरह बनाते हैं, उन्हें लोड करते हैं और राइन वाटरवे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। थर्ड इज फोर्थ पॉइंट इज वर्ल्ड्स मोस्ट हेवीली यूज्ड वाटरवे। तो जो आपका राइन वाटरवे है ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हेवीली यूज किया जाने वाला वाटरवे है। नेक्स्ट इज एवरी ईयर 2 लाख इनलैंड वेसल्स एक्सचेंज कार्गोज। तो हर साल तकरीबन 2 लाख इनलैंड वेसल्स, मतलब जो इनलैंड वेसल्स होती हैं वो एक्सचेंज करती हैं अपना कार्गो। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं 2 लाख आपके कार्गोज एक तरह से गुड्स ट्रांसपोर्ट करती हैं। लास्ट पॉइंट इज इट कनेक्ट्स इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी विद नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो राइन वाटरवे है वो कनेक्ट करता है आपका स्विट्जरलैंड, जर्मनी के इंडस्ट्रियल एरियाज को विद नॉर्थ अटलांटिक सी रूट।
नेक्स्ट इज डेन्यूब वाटरवे। हालांकि जित अब आने वाले आगे जो वाटरवेज हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आज तक पूछे नहीं गए हैं। राइन वाटरवे बहुत पूछा गया है, बट हमें रिस्क नहीं लेना है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो डेन्यूब वाटरवे पॉइंट नंबर 1 इज इट सर्व्स ईस्टर्न यूरोप। तो आप समझ ही गए होंगे कि यूरोप के ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है। सेकंड इज डेन्यूब राइजेस इन ब्लैक फॉरेस्ट एंड फ्लोज ईस्टवर्ड्स, इसीलिए ईस्टर्न यूरोप को सर्व करता है। थर्ड, इट इज नेविगेबल अप टू टॉर्ना सेवेरिन, ये एक रीजन है कि यहाँ तक नेविगेबल है आपका डेन्यूब वाटरवे। नेक्स्ट इज चीफ एक्सपोर्ट्स। डेन्यूब वाटरवे के चीफ एक्सपोर्ट्स हैं आपके वीट, मेज एंड मशीनरी, जो इस वाटरवे से पास होते हैं। वोल्गा वाटरवे आपका सेकंड है, जो कि रशिया का डेवलप्ड वाटरवे है। रशिया का सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड वाटरवे है इट इज वोल्गा वाटरवे। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए कि वोल्गा वाटरवे इज इन विच कंट्री, तो इट इज इन रशिया। सेकंड इज इट इज नेविगेबल वाटरवे अप टू 11,200 किलोमीटर। Next and the last waterway is Great Lakes, which is St. Lawrence waterways. तो इस स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में ग्रेट लेक्स नाम से 5 लेक्स को जाना जाता है, जिनके नाम मैंने दिए आपको एनसीईआरटी में। शायद सारा जितनी 5 की 5 लेक्स हैं सबके नाम नहीं दिए, बट आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको हायर कंपटीशन पे कि 5 लेक्स को ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है अमेरिका में। वो 5 लेक हैं आपकी। नंबर 1 सुपीरियर, लेक सुपीरियर। सेकंड इज लेक हुरॉन, थर्ड इज लेक इरी, फोर्थ इज लेक ओंटारियो एंड फिफ्थ इज लेक मिशिगन। तो इनको ग्रेट लेक्स जाना जाता है, और इन ग्रेट लेक से जो वाटरवे बनता है इट इज सेंट लॉरेंस वाटरवे। पॉइंट नंबर 1 इज लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका विच आर सुपीरियर, हुरॉन, इरी, ओंटारियो एंड मिशिगन आर कनेक्टेड बाय सू एंड वेललैंड कैनाल। सेकंड इज इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आर डुलुथ एंड बफेलो। तो जो ग्रेट सेंट लॉरेंस वाटरवे है इस पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, दे आर डुलुथ एंड बफेलो। थर्ड इज गुड्स हैव टू बी ट्रांसशिप्ड टू स्मॉलर वेसल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रैपिड्स। तो क्योंकि सेंट लॉरेंस वाटरवे में रैपिड्स काफ़ी ज़्यादा है, रैपिड्स एक ज्योग्राफिकल फीचर होता है। सिंपल लैंग्वेज में रिवर का वो पार्ट होता है जहाँ वाटर काफ़ी तेज़ी से फ्लो करता है ओवर द रॉक्स। इंग्लिश में कहूँ तो रैपिड्स इज अ पार्ट ऑफ रिवर वेयर द वाटर फ्लोज वेरी फास्ट ओवर रॉक्स। तो क्योंकि सेंट लॉरेंस वाटरवे पे रैपिड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए गुड्स हैव टू बी ट्रांसशिप्ड टू स्मॉलर वेसल्स। बड़े वेसल्स में आप गुड्स को ट्रांसशिप नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पहले उन्हें स्मॉलर वेसल्स में ट्रांसफर किया जाता है, फिर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। लास्ट इज मिसिसिपी वाटरवे। मिसिसिपी वाटरवे में सिंपल आपका एक ही पॉइंट है कि इट कनेक्ट्स इंटीरियर यूएसए विद गल्फ ऑफ मैक्सिको। So learners, this was all for this video. I hope you all liked it, and अब तक हम इस चैप्टर के 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। जो लास्ट पार्ट आएगा उसमें बचे हुए टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, लाइक एयर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस एंड कम्युनिकेशन। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।